हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषित एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया उसी चैप्टर का पार्ट 6 यानी चैप्टर 6 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस का पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का रेस्पिरेशन और ये वीडियो का पार्ट 6 है। इससे पहले मैं 5 वीडियोस इस चैप्टर पर ऑलरेडी बना चुका हूँ जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो पढ़ते हैं। आज चलिए देखते हैं। हम लोग इसी जीआईएफ के ज़रिए पढ़ने जा रहे हैं। यही सब फोटोज़ के ज़रिए पढ़ेंगे हम और देखेंगे। पहला रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रिस्पायरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एनिमल और प्लांट डिफरेंट तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं यानी डिफरेंट तरीके से रिस्पायरेशन करते हैं। तो हमें बेसिकली इस रिस्पायरेशन प्रोसेस में हम प्लांट के बारे में देख चुके हैं पिछले पार्ट्स में, और बेसिकली हम इस पार्ट में हम ह्यूमन रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और टाइप ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन एंड अनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है और अनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है वो भी आगे देखते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में एयर के थ्रू यानी एयर में जो ऑक्सीजन रहता है उससे लेते हैं, और अनएरोबिक रिस्पायरेशन में विदाउट एयर जो हमारे जब कुछ हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे मसल रिस्पायर करते हैं, उसी को एनारोबिक रिस्पायरेशन। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत रहती है तो हमारे मसल्स रिस्पायर करते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो अनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, जैसे हो गया कुछ येस्ट हो गया। येस्ट एक जो नॉन ग्रीन प्लांट है वो एरोबिक रिस्पायरेशन करता है। तो आगे देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस। चलिए टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन पहला एरोबिक रिस्पायरेशन और अनएरोबिक रिस्पायरेशन जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो इस स्लाइड में उसका डिफ्रेंसिएशन देखने वाले हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन, द रिस्पायरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इन कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। जिस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ है उसको एरोबिक रिस्पायरेशन। और अनएरोबिक रिस्पायरेशन, द रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। जो बिना ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन हो, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन हो, उसको अनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन बिकॉज इट यूज इज एयर कंटेन ऑक्सीजन। इसको ये एरोबिक रिस्पायरेशन क्यों कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन को एरोबिक रिस्पायरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एयर को यूज़ करता है जो जिसमें ऑक्सीजन रहता है। इट इज और अनएरोबिक रिस्पायरेशन को अनएरोबिक रिस्पायरेशन क्यों कहते हैं? नाम क्यों पढ़ा है? तो इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। वो बिना ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन होता है, इसलिए उसको एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब देखते हैं इन द रिस्पायरेशन द ग्लूकोज फूड इज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन इंटू CO2 वाटर बाई ऑक्सीडेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज जो द फूड ग्लूकोज जो फूड होता है वो टूटता है इंटू CO2 एंड वाटर के रूप में ऑक्सीडेशन के द्वारा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पूरा का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रिस्पायरेशन। मैंने जैसे बताया था कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट जो होते हैं वो एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूस करता है एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जो हमारे द्वारा रोज यूज़ किया जाता है। वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ATP के फॉर्म में स्टोर होता है। और अनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज फूड इन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारी जो क्विक एनर्जी की जरूरत रहती है उसे प्रोड्यूस करने में ये हमें मदद करता है। ये कैसे ब्रेक डाउन करता है? दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज फूड इन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है एंड रिलीज एनर्जी, क्विक रिलीज एनर्जी करता है। मतलब तुरंत एनर्जी रिलीज करता है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। जैसे हम कहीं दौड़ लगा रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तो वैसे कंडीशन में हमको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारे मसल के द्वारा। और कभी कभी ये रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हुए हमारे मसल में क्रैम्प आ जाता है, जिसको कहते हैं हमारे दौड़ते दौड़ते पैर में मोच आ गया, साइकिल चलाते चलाते पैर में मोच आ गया, तो उसको क्रैम्प कहते हैं। तो यही होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन के कारण ही जो हमारे मसल्स करते हैं।
तो आगे देखते हैं, ये कुछ EST भी करते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। एटीपी, एटीपी क्या है? इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये एनर्जी करेंसी है। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, यानी सेल का जो जहाँ से एनर्जी मिलता है एनर्जी करेंसी है, ठीक है। एटीपी स्टैंड फॉर, एटीपी स्टैंड फॉर क्या स्टैंड फॉर करता है? एटीपी स्टैंड फॉर एडोमिन एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। This molecule is created by in the result of adenosine triphosphate, ठीक है। This molecule is created as a result of the reaction like photosynthesis, और वो कैसे क्रिएट होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, रिस्पायरेशन के द्वारा। जो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट जिससे रिस्पायर करते हैं, जिससे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। हमारे रिस्पायरेशन के द्वारा द 3 फॉस्फेट बाउंड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर, जो 3 फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट हम लोग बोलते हैं, ट्राई मतलब होता है 3, तो वही 3 फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड जो होता है प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर हाई एनर्जी बॉन्ड, उसमें हाई एनर्जी होता है। व्हेन दे ब्रोकन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और जब वो टूटते हैं तो लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलता है, एनर्जी रिलीज होता है। सच रिलीज एनर्जी देन यूज बाय metabolic reaction, such release energy then used for other metabolic reaction, other metabolic reaction में उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। जैसे हम जब कोई खाना खाते हैं तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, यानी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। और जब हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो एडोमिन डाइफॉस्फेट के एडीपी के फॉर्म में वो एनर्जी कंज्यूम होता है, यानी वो एनर्जी ख़त्म होता है। और फिर अगर वो फिर एनर्जी को स्टोर करना है तो वो एटीपी के फॉर्म में होगा। और अगर एनर्जी अगर हम फिर यूज़ करते हैं तो इससे राइटिंग थोड़ी खराब बैठ रही है, एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर होगा फिर से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये थोड़ी सी राइटिंग खराब बैठी गई है, चलते हैं। कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये सब को इरेज कर रहा हूँ, और ये सब एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे और नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं एडीपी और एटीपी के। और एटीपी का इस्तेमाल कब होता है? जब एनर्जी को स्टोर करने की बात होती है तो वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। लेकिन जब एनर्जी को यूज़ करने की बात होती है तो वो एडीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज होती है, ठीक है। और एटीपी का फुल फॉर्म एडोमिन डाइफॉस्फेट, और ये ट्राइफॉस्फेट। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये व्हाट इज रिस्पायरेशन। अब आते हैं हम मेन अपना टॉपिक पे, व्हाट इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय बीच एनर्जी रिलीज, वो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन का डिफिनेशन क्या है, लेकिन इसमें एक्चुअल डिफिनेशन क्या है रिस्पायरेशन का? रिस्पायरेशन होता है क्या? द प्रोसेस बाय बीच एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी, द प्रोसेस बाय बीच एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। उस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? उस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी जो है फूड के द्वारा रिलीज किया जाता है, रिलीज फ्रॉम फूड। तो हम कहते हैं व्हाट इज रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड, वैसा प्रोसेस है जिससे एनर्जी फूड से एनर्जी रिलीज होता है इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड से एनर्जी रिलीज होता है, उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। जैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे हम नहीं इनहेल और एक्सेल करते, लेकिन हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जाता है वो फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ठीक है। तो उसी से जब प्रोसेस बाय विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। जिस प्रोसेस है फूड के द्वारा हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम मीन्स, देखिए द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, अब हम देखने वाले हैं द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन
air which reach in oxygen and breathe out air which reach in कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग डायरेक्टली इनहेल ऑक्सीजन नहीं करते और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इनहेल करते हैं उस एयर को जिसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है ऑक्सीजन, और एक्सेल करते हैं एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका एक्सेल करते हैं एयर को जिसका ज़्यादा अमाउंट में जिस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी हम इनहेल और एक्सेल एयर करते हैं, लेकिन इनहेल करते समय ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होता है एयर में मिक्स हुआ, और फिर एक्सेल करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यही था इसके पीछे का फैक्ट। हम डायरेक्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल नहीं करते। अगर ऐसा होता तो CO2 हमारे अंदर जाता ही नहीं, और CO2 प्रीफाई ऑक्सीजन प्रीफाई होकर CO2 बाहर निकलता ही नहीं। ओके, तो और कार्बन मोनोऑक्साइड जो पेट्रोल सबसे फैलता है, पेट्रोल या गाड़ी चलने से फैलता है, वो हमारे अंदर जाता ही नहीं। हमारे अंदर तो प्योर ऑक्सीजन जाता, तो कुछ बीमारी होता ही नहीं। तो आगे देखते हैं, हाउ डू ह्यूमन बीइंग ब्रेथ। ह्यूमन बीइंग ब्रेथ कैसे करते हैं, यानी सांस कैसे लेते हैं। ह्यूमन बीइंग ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स, वो अपने लंग्स के द्वारा ब्रेथ करते हैं यानी सांस लेते हैं। तो देखते हैं, वी विल नाउ लर्न द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे होता है, यानी ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होता है, मैकेनिज्म वो कैसे काम करता है। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथिंग इन चेस्ट कैविटी बिकम स्टक इनटू लंग्स। जैसे हम लोग ब्रेथ इन करते हैं तो हमारा चेस्ट कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जैसे ही हम लोग सांस छोड़ते हैं यानी एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट कैविटी थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, और एक्सेल करते हैं तो हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो स्मॉलर हो जाता है। क्यों होता है ये देखते हैं। व्हेन वी ब्रेथ इन द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, एयर जो है उसमें जाता है तो वो लार्ज हो जाता है। एयर जो हमारे लंग्स के अंदर जाता है, चेस्ट कैविटी के अंदर जाता है, तो वो लंग्स मतलब वो लार्जर हो जाता है। एयर से वो पूरा भर जाता है तो वो लार्ज हो जाता है, और फिर वो जब हम ब्रेथ आउट करते हैं तो एयर बाहर निकल जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख ही सकते हैं, ये कहाँ गया, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये डायफ्राम है, और ये डायफ्राम जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है, और फिर ये सांस बाहर सांस बाहर लेते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, और सांस अंदर लेते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है यानी फूल जाता है। ठीक है, और ऐसे ही होता है हमारे बॉडी में। तो देख लीजिए, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ये लंग्स थोड़ा सा जो बड़ा हो जाता है यानी फूल जाता है, और फिर ये जब हम एक्सेल करते हैं यानी एयर को बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और ये सब डायफ्राम जैसे ये ऊपर उठ गया फिर नीचे चले गया, ऊपर उठ गया फिर नीचे चले गया, जैसे एयर जाएगा ये ऊपर, और फिर जैसे एयर रिलैक्स होगा ये नीचे, एयर जाएगा अंदर तो ये ऊपर हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा, और फिर ये जब एयर निकल जाएगा, एयर जब एक्सेल कर देंगे हम तो ये नीचे हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है हमारी बॉडी में, आप कभी फील किए होंगे। और देखते हैं आगे, तो स्ट्रक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये है, इसका पिक्चर जो एनसीईआरटी बुक में से लिया हुआ है, और ये जो इसका GIF लिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, यह सांस जहाँ से हमारा एयर अंदर जाता है वो है नशल पैसेज यानी नाक के द्वारा, ये नाक का रास्ता है जिससे सांस अंदर जाता है। यह माउथ कैविटी, इससे माउथ से भी हम सांस लेते हैं। यह फेरिंग्स, लैरिंग, और ये है ट्रैकिया। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ट्रैकिया है, रिंग्स, ये रिंग लाइक कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये फिर है, ये क्या है, ब्रोंकियाई है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ब्रोंकियाई, इसको मैं जूम करके इसमें दिखाऊंगा, दिख रहा है आपको, ये ब्रोंकिया है। पहले एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देख लेते हैं। और यह है ब्रोंकियोल्स, यह ब्रोंकिया यानी एक ब्रोंकिया, और यह ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और यह है एल्वियोर सेल,
ये पूरा जो गुच्छा जैसा आपको दिख रहा है एल्वियोलर सैक है। यह डायफ्राम जो ऊपर नीचे होता है सांस इनहेल और एक्सहेल करने के दौरान, यानी फूलता और पिचकता है। यह ट्रैकिया रिंग्स लाइक कार्टिलेज तो आपने देख ही चुका है। और ये हमारा लंग्स है जो टॉप राइट कॉर्नर में, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, टॉप राइट कॉर्नर में लंग्स है, ठीक है। और ये रिब्स के जो लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। अब हम आ जाते हैं जीआईएफ की ओर। जैसे आप जीआईएफ में थोड़ा देर आप देख लीजिए कि क्या होता है। ये ट्रैकिया है और ये ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियोल्स है, ये सब दो, और ये एल्वियोली है। और बस आप ये एक बार फिर से देख लीजिए, मैं शांत हो जाता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फिर से कुछ समझना है तो आप स्लाइड को पीछे कर देख सकते हैं, ठीक है। एल्वियोली जो हमने ये वाला देखा था, ये वाला कौन वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम फिर से देखते हैं, ठीक है। क्योंकि एयर इसी में जाता है और ये बड़ा हो जाता है, ये बैलून जैसा फूल जाता है, ठीक है। और इसमें जो है एयर जो है रिस्पिरेटरी ब्रोंकीज, और ये है एल्वियोली, ये वाला जो माउस का कर्सर किया गया है, ये वाला जो है इसी में जब एयर जाता है और इसी में प्यूरिफाई होता है और प्यूरिफाई होकर एयर हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं एल्वियोली का पूरा स्ट्रक्चर। एल्वियोली इज द पार्ट ऑफ लंग वेयर एल्वियोली जो है इन विच पार्ट ऑफ लंग्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन विच पार्ट ऑफ लंग्स द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। कौन से पार्ट ऑफ लंग्स में, लंग्स का कौन सा पार्ट है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जहाँ ठहरते हैं गैसियस एक्सचेंज होता है। कहाँ पर होता है? एल्वियोली इज द पार्ट, कहाँ पे? एल्वियोली इज द पार्ट ऑफ लंग्स वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस when we inhale और exhale। जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं तो एल्वियोली वैसा पार्ट है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है इसी, और जब इनहेल करते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और ये जब हम एक्सेल करते हैं तो ये छोटा हो जाता है। कोलैप्स तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बिगर और स्मॉलर होते रहता है और यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो आगे देखते हैं रिस्पायरेशन इन मसल्स। हमारे जो मसल्स हैं उसमें भी रिस्पायरेशन होते रहता है। रिस्पायरेशन इन मसल्स कैन बी एनारोबिक, देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन मसल में जो रिस्पायरेशन होता है वो अनएरोबिक होता है, यानी उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ग्लूकोज गेट ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज जो है ब्रोक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। The result of ये देखते हैं द ग्लूकोज गेट ब्रोकन डाउन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज जो है मसल्स में जब रिस्पायरेशन होता है तो वो अनएरोबिक होता है, यानी वो बिना ऑक्सीजन का होता है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और ग्लूकोज जो है उस रिस्पायरेशन में ब्रोक डाउन हो जाता है किन दो पार्टिकल्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड में वो मतलब वो टूट जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जब लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन में जब मेक्स द मसल सोर, वो मसल जिससे हमको मसल पेन होता है दौड़ते समय और पैर में मोच आ जाता है, क्रैम्प पड़ जाता है, तो उसी के कारण होता है जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो, ठीक है। The type of anaerobic respiration also known as lactic acid fermentation। और इस टाइप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं इस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यह रेट ऑफ ब्रीथिंग। रेट ऑफ ब्रीथिंग अब किसको कहते हैं? रेट ऑफ ब्रीथिंग ये नया चीज़ है। The process of breathing pumps in oxygen into our body and removes carbon dioxide।
द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग क्या है? पंप्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पंप इन करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करना, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, यही है ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग इज इनवॉलेंट्री, ब्रीथिंग जो है इनवॉलेंट्री है। जैसे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वॉलेंट्री क्या होता है? जैसे हम खुद से कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, खुद से अपने बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ क्या करना है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं, वो वॉलेंट्री हो गया। लेकिन इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारा सांस का लेना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारे खाने को पचना, जैसे हार्ट का हार्ट बीटिंग वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसको जिस बॉडी पार्ट्स को, जिस वर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको वॉलेंट्री कहेंगे, और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे खाना का पचना, हार्ट बीट यानी दिल का धड़कना, और फिर क्या हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे सांस हम लेते हैं तो सांस को हम रोक नहीं सकते। वैसे तो आप कहेंगे हम सांस को रोक लेते हैं, लेकिन आप अपने ब्रीथिंग को, अपने सांस को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। एक पॉइंट के बाद वो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री हो ही जाता है। अगर आप ज़्यादा देर तक रोकेंगे तो आप मर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उतना टाइम के बाद वो फिर से अपना आपको फिर से स्टार्ट हो जाएगा वो आपका ब्रीथिंग। ठीक है, तो बट द रेट ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन। द रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग तो है इनवॉलेंट्री। हमने जैसे देखा कुत्ते भौंक रहे हैं, ताज चुप हो जा, कुत्ते भौंक रहे थे, कुछ नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ब्रीथिंग इज इनवॉलेंट्री, हमने जैसे देखा ब्रीथिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन। बट रेट ऑफ ब्रीथिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन के द्वारा। बट रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन। रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है, रेट ऑफ ब्रीथिंग किसके द्वारा कंट्रोल होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन, यानी रेट ऑफ ब्रीथिंग को हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, सांस को बहुत तेज़ी से लेते हैं, ब्रीथ बहुत तेज़ी से करते हैं, और बहुत स्लो भी कर सकते हैं, यानी रेट ऑफ ब्रीथिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग कर रहे हैं और फिर बहुत स्लो भी ब्रीथिंग करते हैं। और द ब्रीथिंग रेट इन एड्यूल्ट, और ब्रीथिंग रेट इन एड्यूल्ट मैन में, यानी बड़े आदमी में, एड्यूल्ट एक नॉर्मल बड़े आदमी में कितना ब्रीथिंग रेट होता है एट रेस्ट? जब वो मैन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा होता तब उसका ब्रीथिंग रेट कितना होता है? 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। उसका एक मिनट में 15 to 18 टाइम धड़कता है। जब एक नॉर्मल इंसान में, एक नॉर्मल एड्यूल्ट में, जब वो कोई एट रेस्ट होता है, कोई काम नहीं कर रहा था, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा था, तो उसका ब्रीथिंग रेट कितना होता है? 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। उसका हार्ट कितना बार बीट करता है, हार्ट बीट कितना बार होता है? तो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 15 से 18 टाइम्स तक। ठीक है, द ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज विथ फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप जैसे दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो उसका जैसे उसका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा, वैसे उसका ब्रीथिंग रेट भी बढ़ेगा। जैसे अभी 15 to 18 टाइम एट रेस्ट है, तो 18 to 20 भी पहुंच सकता है, और 20 to 25 भी पहुंच सकता है, और इसी के कारण लोगों को हफनी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रैपिड ब्रीथिंग सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी, प्रोड्यूस मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर। रैपिड ब्रीथिंग सप्लाइज मोर ऑक्सीजन, जब हम लोग बहुत तेज़ी से ब्रीथिंग करते हैं तो वहाँ पर मोर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और मोर ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी सेल्स को फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी। और जब रैपिड ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। और वो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए जब हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, बहुत तेज़ी से ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। किस लिए? ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हम जो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे ये अभी जो आदमी है, अभी जो मैन है, वो देखिए कैसे उलट गया। तो अभी ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो इसको ज़्यादा ऑक्सीजन को ज़रूरत है, इसके बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि
ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे डूइंग रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी का इसको ज़रूरत है। तो वी हैव स्टडीड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन, जो हमारे बॉडी को वी हैव जस्ट स्टडीड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होता है ब्रीथिंग के लिए एंड रिस्पायरेशन के लिए वो किसके द्वारा लाए, इसके वो किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाता है, वो हेमोग्लोबिन के द्वारा कैरी किया जाता है, जो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के जरिए ही हमारा ब्लड लाल के कारण ही हमारा ब्लड लाल होता है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा ऑक्सीजन कैरी किया जाता है, हेमोग्लोबिन के जरिए, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जरूरत रहता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, और भी बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, हेमोग्लोबिन के द्वारा, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे फिजिकल, तो आप देखते हैं द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन of healthy adult of a person is 12 to 18 per dilute of food डेक्लीटर ऑफ फूड। नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो ब्लड में होना चाहिए हेल्थी एडल्ट पर्सन के लिए 12 से 18% पर डेक्लीटर ऑफ ब्लड, यानी एक डेक्लीटर ऑफ ब्लड है ह्यूमन हेल्थी ह्यूमन में, तो 12 से 18 ग्राम तक उसको चाहिए, 12 से 18 ग्राम यहाँ पे छूट गया है, ग्राम तक उसको हेमोग्लोबिन चाहिए, यानी एक डेक्लीटर है तो 12 से 18 ग्राम तक उसको चाहिए एक हेल्थी पर्सन के रूप में। और अनहेल्थी पर्सन का तो कुछ कहना नहीं है, उसको 14 से 15 हो सकता है, या तो डेक्लीटर तो छोड़िए, लीटर भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो डेफिशिएंसी हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, पर्सन में जो होता है रेड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पर्सन में कम हो जाता है, यानी हेमोग्लोबिन के ब्लड में कमी से क्या होता है, ए पर्सन रिड्यूसेज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है, उस पर्सन के ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है उसको रिड्यूस कर देता है, यानी उसको कम कर देता है। किसके कारण, किसके ना होने के कारण, जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हेमोग्लोबिन रहेगा ही नहीं बॉडी में, यानी बहुत कम मात्रा में रहेगा, तो ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी कैसे कर पाएगा, क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी कब कर पाता है, जब उसके बॉडी में, तो आगे देखते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिजल्टिंग द ब्रीथिंग प्रॉब्लम। और जब उसके बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ब्लड में, और उसके साथ क्या परेशानी होने लगेगी, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगेगा, टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी, यानी उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लगेगा, टायर्डनेस होने लगेगा और लैक ऑफ एनर्जी होने लगेगा। ये सब सिस्टम है हेमोग्लोबिन को कम करने के लिए, और इसको हेमोग्लोबिन को के रेट को पूरा रखने के लिए, हेमोग्लोबिन का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे बॉडी में पूरा रखने के लिए आप बीटरूट खाइए, तो हेमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी कभी नहीं होगी आपके बॉडी में। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी तो आपको होगा नहीं। और देखते हैं पर्सन लुक्स पेल एंड लॉस वेट, वो पर्सन एकदम थका हारा पेल नजर आएगा, और फिर लॉस वेट, उसका वेट भी लॉस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पेंट्स वेरी स्ट्रॉन्गली, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा बाद में दिखेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल, ये वाला देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, ये तो आप जानते हैं ये क्या है। यह हमारे बॉडी का आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, यानी ब्लड का एक सेल दिखाया गया यहाँ पे, कैसा दिखता है, ये डिश टाइप का होता है, और इसी में हेमोग्लोबिन भरा होता है, और इसी की डिफिशिएंसी से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी होता है। और देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जो खास करके हमारे गाड़ी से निकलता है, पेट्रोल जलने पे निकलता है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट से निकलता है, जो भी हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक हो, साइकिल से तो हो, साइकिल तो इको फ्रेंडली होता ही नहीं, साइकिल में पेट्रोल कहाँ से आएगा, तो बाइक हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, जो भी जिससे भी धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे निकलता है। भले ही हमको स्मेल में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जो क्या करता है वो हम अभी पढ़ने वाले। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स वेरी स्ट्रॉन्ग विथ हेमोग्लोबिन इन ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है उससे बाइंड हो जाता है, उससे जुड़ जाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन कैरिंग एंड इट्स प्रिवेंट्स फ्रॉम, और वो रोक देता है ऑक्सीजन को। कहाँ क्या करने से रोकता है? हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने से रोक देता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक कह सकते हैं मॉलिक्यूल, ये गैस है हमारे लिए, जो हमारे ट्रांसपोर्ट चार्ज कहाँ बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से निकलता है, जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, ठीक है, वही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ एकदम ज़बरदस्त तरीके से बाइंड हो जाता है, यानी ज़बरदस्त तरीके से उसको बांध लेता है हमारे हीमोग्लोबिन को, में बन जाता है और वो रोक देता है ऑक्सीजन जो कैरी हो रहा है हमारे दिमाग तक, जो ऑक्सीजन जा रहा है उस प्रोसेस को वो रोक देता है, जिससे हीमोग्लोबिन हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है। तो आप देखते हैं ऑक्सीजन जब हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, इफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा देर तक इनहेल कर लिया गया एक पर्सन से, एक आदमी है, मान लीजिए ये आदमी है, ये क्या बना रहा हूँ, मान लीजिए कि ये आदमी है और इस आदमी से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनहेल कर लिया गया, तो क्या होगा? if a carbon monoxide is inhaled for long time, then a person become unconscious, वो अपना दिमाग पर से कंट्रोल खो देगा, कैन इवन ड्यू टू डाई, और वो आदमी मर भी सकता है क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन ठीक से ऑक्सीजन की पूर्ति ठीक से नहीं हो सके, या तो ऑक्सीजन स्टारवेशन से वो मर भी सकता है, और वो अनकॉन्शियस, उसका दिमाग अपनी जगह पे नहीं रहेगा, मतलब उसका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा अगर वो ज़्यादा देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, यहाँ पे लिख रहा, भागना मत, ये क्या हो रहा है, तो ये सबको इरेज कर दे रहा हूँ और आगे चलते हैं। तो आपने देखा है कार्बन हीमोग्लोबिन जो है, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे बॉडी में। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे बॉडी में। और एक खतरनाक सा गैस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो हमारे ट्रांसपोर्ट से निकलता है, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो या कुछ भी हो, भले वो स्मेल करने में अच्छा लगता है उसका धुआं, लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका एक कह सकते हैं उसका एक क्वालिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो हमारे होमोग्लोबिन जो RBC में होमोग्लोबिन होता है, जो हमारे ब्लड में होमोग्लोबिन होता है, उससे ज़बरदस्त तरीके से अपना कॉम्बिनेशन बाइंड कर लेता है, उसको बंध जाता है उससे, और वो ऑक्सीजन को हमारे माइंड तक पहुंचने से रोक देता है, होमोग्लोबिन को हमारे माइंड तक ऑक्सीजन पहुंचाने से रोक देता है, जिसके कारण अगर एक पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा लंबे समय तक इनहेल करता रह जाता है, इनहेल मतलब अंदर अपने शरीर के अंदर इनहेल यानी सांस लेते रह जाता है, तो वो पर्सन क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस, मतलब उसका दिमाग अपनी जगह पे तो रहेगा लेकिन उसका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, और वो मर भी सकता है ड्यू टू ऑक्सीजन स्टारवेशन, ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग तक उसका ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, होमोग्लोबिन सही से काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो अपना सही से नहीं काम कर रहा, तो वो आदमी मर भी सकता है ऑक्सीजन स्टारवेशन के द्वारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है नेक्स्ट पार्ट में। अब ये पार्ट खत्म हो चुका है दोस्तों, अब ये देखते हैं आगे क्या पढ़ते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अगले पार्ट का ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का अगर मैं वीडियो डालूँगा तो घंटा दबा के रखिएगा आप।
आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी। तो जल्दी ले एक नए वीडियो के साथ, यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इस वीडियो का पार्ट 7 के साथ जल्दी लौटूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।